आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर कार्य वक्त पर करते हैं और आप देखेंगे कि वो ज़्यादा बेहतर कार्य कर पा रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को एड्रेस कर ले रहे हैं। उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है, यानी परिवार को भी बहुत अच्छा समय दे पा रहे हैं। अमूमन खुश हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो हमेशा लेट पहुंच रहे हैं। हमेशा कोई भी काम अगर उनको दिया गया है, कोई डेडलाइन है, तो उसको वो उस समय नहीं पूरा कर पाते हैं। हमेशा उससे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आगे लेते हैं। विद्यार्थियों के लेवल पर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने देखा होगा कि अ, अमूमन विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी अपना काम सही समय पर, अपना रिवीजन सही समय पर करके तैयार रहते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अ, नहीं पूरा कर पाते हैं, छूट जाता है और इस तरह की हरकतें होती हैं। मैंने 2 परिदृश्य बताए कि कैसे कुछ लोग एकदम बेहतर ढंग से सही समय पर, सही तरह से अपने सारे कामों को अंजाम अंजाम दे रहे हैं और वहीं बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और ये क्यों होता है? एक टूल होता है कि हम अपना समय कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं, उसका प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज के इस सेशन में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मेरा नाम अनुराग पांडे है और मैं बिज़नेस पाठशाला के इस सेशन में टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और उसके अन्य पहलुओं के बारे में बात करूँगा। तो आइए जानते हैं कि इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये ज़रूर जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट की परिभाषा क्या है? मतलब वी विल डिफाइन टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसका नुकसान क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, उसको करने से क्या लाभ मिलता है हमको और ये कैसे करना चाहिए, ये स्किल क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें करी जाएँ जिससे कि आप इसको बेहतर ढंग से करके फ़ायदा पा सकें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये टेक्नीक्स क्या हैं, इसके जो टूल्स एंड टेक्नीक्स है कि भाई ये कार्य करिए, ये टूल यूज़ कीजिए, इन चीज़ों से इनमें से कैसे फ़ायदा मिल सकता है आपको। और हम ये भी जानेंगे कि इसके कुछ टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम समय का प्रबंधन बेहतर ढंग से कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने कार्यों को ज़्यादा फ़ोकस्ड बना सकें, ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें और अंत में उन्हीं 24 घंटों से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट ला सकें। आप अपना समय कैसे बिताते हैं? उसको कैसे आप पूरा एक दिन काटते हैं या आपका रूटीन डे क्या होता है या वीक क्या होता है या मंथ क्या होता है या इवन साल भर के लेवल पर भी आप कैसे ढंग से अपने समय को प्रबंधित करते हैं, इस बारे में जानेंगे। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? तो ये इन चीज़ों को कवर करता है कि कैसे आप अपना दिन, वीक, मंथ और ईयर बिताते हैं, कैसे अपने समय को काटते हैं। दूसरा होता है कि जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं कि भाई घर पे भी अगर आप ध्यान दें तो आपको बिजली का बिल, सब्ज़ी लाना, ग्रोसरी की परचेज़ और इस तरह के जो रूटीन कार्य हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। तो उनको करने कैसे करते हैं आप? उनको कंसोलिडेट करके एक बार में एक ख़ास टाइम स्लॉट में कर लेते हैं या आप इंटरनेट के थ्रू पूरी तरह से घर से ही करने लग गए हैं और एज़ अ रिज़ल्ट आप अपना वो वक़्त बचा रहे हैं। आप क्या प्लान कर रहे हैं? अपने रूटीन, अपने बेसिक कार्यों को करने के लिए और आपको ये मदद करेगा कि कैसे आप आत्मनिरीक्षण करें और अपने समय के प्रबंधन को कैसे सुधारें, जिससे कि आप बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर सकें और उसके बेनिफिट्स पा सकें। तो इम्पोर्टेंस क्या है भई, इसके बारे में भी समझ लिया जाए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस, द नंबर 1 पॉइंट इज़ कि सही काम को करना, टॉप वर्क। अगर आपके दिन में आप 10 कार्य करते हैं, तो उनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 सामान्य इंपॉर्टेंस के हो सकते हैं और 3 रूटीन हो सकते हैं। तो अगर चॉइस ली जाए कि हम किस कार्य को छोड़ेंगे, तो हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारा समय हमारे टॉप कामों में जाए, ना कि नीचे वाले कामों में जाए, नॉन प्रायोरिटी वर्क्स में जाए। इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन डूइंग द राइट थिंग्स एंड नॉट सेटिंग थिंग्स राइट, सही काम सही समय पे किए जाएँ वाले अप्रोच से, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट की कि हम लोगों को मदद मिलती है ये जानने में कि राइट टाइम पर राइट वर्क किया जाए, टॉप प्रायोरिटी वर्क को पहले एड्रेस किया जाए और कैसे किया जाए, वी विल टॉक अबाउट इट।
अगर आप ठीक ढंग से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो अक्सर अमूमन आप बहुत चीज़ों के कंट्रोल में रहेंगे, अपने काम के कंट्रोल में रहेंगे, परिवार को दिए जाने वाले समय पर के लिए आप कंट्रोल में रहेंगे, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेहतर रहेगा, काम में भी आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप सही समय पर सही कार्य कर रहे होते हैं और ये टेक्नीक आपको आ गई होती है। जैसा मैं कह ही रहा हूँ कि एक बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि हम बहुत चीज़ों को का क्योंकि कंट्रोल में फ़ील करते हैं। अच्छा टाइम मैनेजमेंट अगर हमारे को आता है, तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फ़ील करते हैं और अक्सर फिर बिकॉज़ आप में टाइम मैनेजमेंट के अच्छे उपयोग की वजह से एंग्ज़ायटी नहीं रहती। आप बहुत इत्मीनान से जीवन के हर मोमेंट को इनफैक्ट बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, जिनका टाइम मैनेजमेंट इतना बेहतर है कि वो बड़े रिलैक्स्ड नज़र आते हैं क्योंकि उनके टॉप वर्क लाइफ में भी, पर्सनल लेवल पर भी और प्रोफेशनल लेवल पर भी वो बड़े अच्छे से कर रहे हैं और सही ढंग से सही समय पर पूरा प्लान बना के कर रहे हैं। तो उनकी जो चीज़ें छूट भी रही हैं, वो बहुत छोटी-मोटी चीज़ें छूट रही हैं, जो उनको नर्वस नहीं करती। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो छोटे-छोटे हज़ार कामों में लगे हैं, दिन भर की चीज़ों में लगे हैं और उनके समय समझ में वो बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ना उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है, उनका परिवार भी दुखी है और इस तरह की दसियों घटनाएँ होती हैं। तो बहुत अच्छा कंट्रोल में रहना एंड ऑन अ डेली बेसिस अपने टाइम मैनेजमेंट की वजह से अ, अपने हर काम का मज़ा लेने का एबिलिटी आता है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। बहुत सही वर्क लाइफ बैलेंस बनाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। हम सबका जन्म अच्छा कार्य करने के लिए तो हुआ है, लेकिन हमेशा गधों की तरह कार्य करते रहने के लिए नहीं हुआ है। काम हम लोग इसलिए करते हैं कि हम अपने को बेहतर ढंग से फ़ीड कर सकें और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अपने परिवार हैं या जो अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अच्छे ढंग से एड्रेस कर सकें, इसलिए कार्य किया जाता है, इसलिए बिज़नेस किया जाता है और अन्य भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आइए जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता क्या है? क्यों करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हमको समय प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? क्या ज़रूरत है उसकी? अ, प्रभावी ढंग से समय के प्रबंधन से जीवन की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलती है। हमको फुलफिलिंग लाइफ जीने में बहुत हेल्प मिलती है उससे। थोड़ा ईज़ी रहता है, एंग्ज़ायटी नहीं रहती है। हम एन्जॉय कर सकते हैं, मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं और परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं क्योंकि जब तक हम ठीक ढंग से अपना प्रोफ़ेशनल काम सही समय पर और जितना टाइम हमने उसके लिए डिसाइड कर रखा है, उतने में नहीं करेंगे और पता चला 6 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है और मैं रोज़ 9 बजे ऑफ़िस से निकलता हूँ और 10 बजे घर पहुँचता हूँ और खाना खा के सो जाता हूँ, अगले दिन फिर से सवेरे आ जाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं घर का उपयोग केवल सोने के लिए और 10 मिनट की बातचीत के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा पारिवारिक जीवन और उससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अस्त-व्यस्त होंगी ही होंगी। बनिस्बत इसके कि हम डिसाइडेड टाइम फ्रेम में अपने टॉप वर्क को बेस्ट क्वालिटी से हैंडल करें, लेकिन उसके बाद हम निकल लें और अपने परिवार को हैंडल करें। वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। एक फैमिली टाइम, फैमिली लाइफ उसको कैसे नर्चर करना है, कैसे अपने जनरेशंस को, अपने बच्चों को कैसे ग्रो करना है, आपका उनको लेके क्या विज़न है, उस पर भी आपको उतना ही सीरियस होना पड़ेगा, जितना आप अपने वर्क को लेके सीरियस हैं। इसमें ये मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ करें। मैं बोल रहा हूँ आप अपने टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से अपने वर्क की क्वालिटी ही रेज़ कर दें। सो दैट डिफाइंड टाइम जो आपको मिला है, उसमें आप उसको अच्छे से एड्रेस कर पाएँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आइए जानते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ करने की सलाह देता हूँ। क्या स्टूडेंट शुरुआत कर की नौकरी करने वाले यंगस्टर्स या एंटरप्रेन्योर्स या मिड एज्ड प्रोफेशनल्स सबके लिए एक डायरी इज़ द टूल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको आपका डे प्लानर वो डायरी होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू हैव अ डॉक्यूमेंटेड सिस्टम। आपको आपका डे प्लानर एक डायरी खरीदनी चाहिए अगर अभी नहीं है आपके पास और अपने दिन का प्लान जो नेक्स्ट डे का प्लान है उसमें लिखने की आदत होनी चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सोने से पहले वो अपना पूरा नेक्स्ट डे पर
10 से 15 मिनट लगाते हैं। जब हम लोग इतना सब काम कर सकते हैं, तो हम बहुत पीसफुली, ठंडे दिमाग से अपनी अंतिम गतिविधि जो दिन की होती है, जो कि हम अमूमन खाना-वाना खाने के बाद पीसफुली रात में अपना डे प्लानर निकालते हैं और नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज़ क्या हैं, किस समय पर करनी चाहिए, उसका एक पूरा प्लान अगर हम बना लेते हैं और उसको राइट अप कर देते हैं, तो विश्वास मानिए कि हम अगले दिन बहुत प्रोडक्टिव प्रोफेशनल की तरह अपने दिन को हैंडल करते हैं। और अगर हम रैंडम बगैर ये कार्य किए, ये ऐसे ही बगैर कुछ लिखे नेक्स्ट डे सवेरे उठे, अपना अखबार पढ़ा और सोचना पड़े कि आज और ऑफिस पहुंच गए और वहां पर काम कौन सा करा जाए, अच्छा अच्छा बॉस ने ये मांगा है तो तुरंत ये देने लग गए और वो करने लग गए, दैट इज नॉट द वे। यानी आप स्ट्रक्चर्ड हैं ही नहीं और आपका सारा काम बहुत बिखरा बिखरा सा चलेगा। तो एक डे प्लानर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर लीजिए। और हमेशा अपनी टू डू लिस्ट बनाने की आदत डालिए। यानी आपके कार्यों की सूची, वो कार्य जो आपको करने ही करने हैं, जो आपके कार्य हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेड हैं कि आप ये काम करके देंगे, आपको उसका पैसा मिल रहा है या आपकी वो जिम्मेदारी है या जो भी कह लीजिए आप, आपकी टू डू लिस्ट उसमें आपके अपने कार्य भी होंगे। यानी आपके प्रोफेशनल कार्यों की टू डू लिस्ट अलग होनी चाहिए, आपके घर के कार्यों की टू डू लिस्ट अलग होनी चाहिए। इन दोनों को मिक्स करके एक लिस्ट नहीं बनानी चाहिए। इसको सेग्रीगेटेड रखिए, इसको बंटवारा करें। तो 2 चीज़ें मैंने बोली, आप अपना डे प्लानर बनाइए, आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। देखिए होता क्या है कि जब हम लिख देते हैं, तो हमारा दिमाग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जब तक हम किसी चीज़ को सोचते हैं, तो उसमें हम क्लीन नहीं रहते। बहुत सारे, क्योंकि दिमाग है, कभी एक आइडिया आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इट्स लाइक अ मंकी जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, कि एक बंदर दिमाग में उछल-कूद मचाए पड़ा है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को लिख देते हैं, तो हम श्योर हो जाते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, वो कंक्लूड हो जाती है। उसमें श्योरिटी आ जाती है। तो लिखना इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है और ये आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने में भी बड़ी मदद करता है। तो जो बात मैं कर रहा था, सबसे पहले अपनी अ, जब आपने टू डू लिस्ट बना ली, उसमें भी अब आपको अपनी प्राथमिकताओं को डिसाइड करना है कि ये 3 काम, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला कि अगर मुझे 10 ही काम करने हैं या 12 करने हैं या 9 करने हैं, 8 करने हैं, ये आप डिसाइड करिए। देखिए, टू डू लिस्ट बनाना और एकदम से 25 काम उसमें डाल देना और दिन के अंत में उसमें से आप केवल 7 काम कर पाए, 8 काम कर पाए, तो ये प्लानिंग का इश्यू हो जाएगा। ऐसा कभी मत करिएगा। आप बहुत प्रैक्टिकल होके आपने कितने काम करने हैं, 10, 11, 12, 9 की एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए और उसमें भी आपको प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी वर्क डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और उनके बेसिस पर अपना प्लान बनाएं। ड्रॉ अ प्लान कि भैया मुझे मालूम है कि मेरी ये प्रायोरिटी है, या लेट्स से घर पे कोई गृहिणी है, वो अपना व्यापार कर रही है या कोई काम कर रही है, लेकिन उसको अगर आज 12 बजे से 2 बजे के बीच में जाकर अपने बच्चे के फीस डिपॉजिट करनी है और ये उसकी टू डू लिस्ट का पार्ट है, तो वो काम तो वो 12 बजे से 2 बजे तक ही कर सकती, ना उसके पहले कर सकती, भले ही वो टॉप प्रायोरिटी वर्क हो, लास्ट डेट हो फीस डिपॉज़िट करने की, ना ही उसके बाद कर सकती है। तो हर चीज़, जिन-जिन चीज़ों में ऐसी टाइम की रेखाएँ हैं, उनको आप टाइम स्लॉट के हिसाब से अब अपने कामों को बाँटिए। तो ये भी एक टेक्नीक होती है कि डू द डिटेलिंग, एक प्लान बनाइए और उसकी पूरा विवरण बनाएँ। जैसा मैंने कहा था कि प्रायोरिटाइज़ योर वर्क बिटवीन योर अर्जेंट वर्क एंड इम्पोर्टेंट वर्क। यानी आपके जो अर्जेंट कार्य हैं, उनको, अब पता चला कि आपको सच में अपने बॉस को कुछ देना ही देना है, बहुत अर्जेंट कोई प्रोजेक्ट आ गया है, उसने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी है और उस रिपोर्ट के अभाव में उनका अपना काम रुका हुआ है, तो नाउ दिस सडनली बिकम्स अ अर्जेंट वर्क। तो आपको अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बीच में अपने कामों को डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत फोकस्ड रहें। जितनी देर आप काम पर हैं, उतनी देर में अगर आप 8 घंटे की वर्क लाइफ में आए हैं, उनमें से साढ़े 4 घंटा, 5 घंटा आप केवल मेल्स चेक कर रहे हैं या मोबाइल चेक कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। इन चीज़ों से आपको बहुत बचना चाहिए। आप जो टाइम आपने डिसाइड, आप सोशल मीडिया का टाइम डिसाइड कर लीजिए।
कि आप 1 घंटा जम के सोशल मीडिया करेंगे। आपके मित्रों की कॉल आ रही है, लोगों की कॉल आ रही है और आप सबको काम के बीच में ही सारा आंसर कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो आप बड़े आधे-अधूरे दिमाग को अपने काम में ला रहे हैं। उससे बहुत अच्छा होगा कि और ये बाद में आपकी आदत के बारे में मशहूर भी हो जाएगा कि आप एक ख़ास टाइम सबको कॉल बैक करने का रख लें, 1 घंटा कॉल बैक करने का रख लें कि इस दरमियान मेरे पास जितनी कॉल आएँगी, लेट्स से 10 बजे से 1:30 बजे तक, उनको मैं 15 मिनट कॉल बैक करूँगा, क्रिस्प कॉल में ये मेरा वर्क आवर्स है। तो 15 मिनट मैं उन सारी कॉल्स को कॉल बैक करके उनसे उनकी चीज़ें पूछ लूँगा। ये आइडिया रहता है कि कोई बहुत अर्जेंट चीज़ ना हो, कोई कुछ ना हो, तो इस तरह से आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। स्टे फ़ोकस्ड रहिए और अपने डे प्लानर का पूरा लाभ उठाएँ। ये एक ऐसा टूल है, जो भी यूज़ करता है उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो जैसा मैं बता ही रहा था कि टाइम मैनेजमेंट का एक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? अगर हम काम को 2 तरह से बाँटें, एक तो है अर्जेंसी और नॉन अर्जेंसी के लेवल पर और दूसरा इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट के बेसिस पर कि भाई अर्जेंट काम है या नॉन अर्जेंट काम है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम 2 दिन बाद भी करेंगे, चल जाएगा। अर्जेंट कामों में भी बहुत इम्पोर्टेंट अर्जेंट काम है। अब उसके भी 2 टुकड़े किए गए कि अर्जेंट काम में क्या इम्पोर्टेंट है? अर्जेंट है तो यानी आज ही करके देना है। लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है? तुरंत क्या देना है? तुरंत में इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट। अर्जेंट है लेकिन नॉन इम्पोर्टेंट है, 3 दिन से इस रिपोर्ट को देना था, हम नहीं दे पा रहे थे, हमने सोचा था आगे देंगे, इतनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आज वो अर्जेंट हो गई है। हालाँकि वो है अभी भी नॉन इम्पोर्टेंट, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसको भी तो आज हैंडल करना है। तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट इन बीच में जैसा आप इस स्क्रीन पर मेरे देख भी रहे होंगे कि अर्जेंट और नॉन अर्जेंट में वर्क को डिवाइड किया गया है और साथ में ही इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट को। तो अब आपको इस बेसिस पे अपने कामों पर अगर आप मान लीजिए उसमें नंबर 1 जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम है उनको टॉप प्रायोरिटी पे वो आपके ए वर्क हैं, ए लिस्टर वर्क हैं। जो अर्जेंट हैं लेकिन नॉन इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप बी लिस्टर वर्क मान सकते हैं। जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, उनको आप सी लेवल का वर्क मान सकते हैं। और जो ना ही अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, वो काम है जैसे फ़ोन कॉल्स करना मेरे को लगता है कि दोस्त का कॉल आ गया, एक्स आ गया, इम्पोर्टेंट है पर्सनल रिलेशनशिप में, लेकिन ये उस टाइम का है। बट फिर भी अगर उनका कॉल आ गया तो अटेंड करना, उनको कॉल करना, 2 मिनट 5 मिनट की बात करना और शाम के लिए कह देना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मॉल पे घूमते रहना, सोशल मीडिया पे घूमते रहना, ये मेरे हिसाब से थोड़ा नॉन अर्जेंट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क में आ जाता है। तो आप अपने जितने भी कार्य हैं दिन के या हफ्ते के लोगों को अब धीरे-धीरे अगर आप आदत डालेंगे तो आपको आपका हफ्ता भी, वीक भी स्ट्रक्चर करने की आदत पड़ जाएगी कि इस हफ्ते में मेरे पास ये 40 काम टेंटेटिवली हैं, उनमें अर्जेंट ये हैं, इम्पोर्टेंट ये हैं, अर्जेंट ये हैं और नॉन इम्पोर्टेंट हैं। अर्जेंट नहीं हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं और क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, ये काम आगे जाके अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम बन जाता है। तो आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, उसमें ए, बी, सी, डी क्लासिफ़िकेशन करना है और वो भी इसी आधार पर करना है, जैसे मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट का जो मैट्रिक्स होता है उस ढंग से।